हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीएफ 1988 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 1988 के अंदर जो आया था और 1975 के अंदर जो फर्स्ट आया था आपका करिकुलम, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आप प्लेलिस्ट पर जाकर भी देख सकते हैं। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी आपका कोर्स है, सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आप उस प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एनसीएफ 1988 और इसको हम NCESE भी बोलते हैं। देखिए, इसको NCESE भी बोला जाता है, यानी कि नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये आप याद रखिएगा, ये 1988 के, ये भी कई बार आपको कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे यूजीसी नेट है उसके अंदर आ सकता है, आपके जो टेट के एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर भी आ सकता है। तो देखिए, ये आपका सेकंड करिकुलम फ्रेमवर्क है जो कि आया था। और हर एक जो करिकुलम फ्रेमवर्क जो होते हैं नेशनल लेवल पर होते हैं, यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर है। और जो नेक्स्ट जो आपका करिकुलम आता है, जैसे 75 के बाद में 88 आया है, तो ये क्या है, नेक्स्ट लेवल है। यानी कि जो पॉइंट्स आपके 75 में थे वो तो इसके अंदर होंगे ही, प्लस इसके अंदर क्या है, और भी चीज़ कुछ ना कुछ इंट्रोड्यूस किया होगा, नई चीज़, इसलिए ये एनसीएफ आया है। तो इसका देखिए हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर है इसमें आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस ऑफ फॉर व्हाट स्टूडेंट्स वुड लर्न इन ईच सब्जेक्ट एंड ग्रेड लेवल। तो देखिए, जब भी हम एनसीएफ की बात करते हैं तो सबसे पहले एनसीएफ क्या है वो समझना जरूरी होता है। इसी तरीके से मैंने 1975 के एनसीएफ में भी आपको समझाया है और इसमें भी आपको मैं समझा रही हूँ। तो जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होते हैं, ये क्या है, आपके इस तरीके के स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, आपके जो नियम है, कानून है, वो बनाते हैं। किस लिए, जो बच्चे को किस तरीके से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाए अलग अलग उसके स्तर पर। यानी कि जो बच्चा जैसे फर्स्ट क्लास में है, फर्स्ट टू सेकंड है, या थर्ड टू फिफ्थ है, 6 to 8 है, तो उनको किस तरीके से एजुकेशन पढ़ाया जाना चाहिए, एजुकेशन दी जानी चाहिए, क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाना चाहिए, उन सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्क्राइब होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट। NCFs are developed and implemented by government education departments and serves as a blueprint for school and teachers। यानी कि जो NCF होते हैं, NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना। तो ये किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, किसके द्वारा लागू किए जाते हैं, ये सरकार के द्वारा लागू किए जाते हैं। जो सरकारी शिक्षा विभाग है वो इसको लागू करते हैं, वो एक ब्लूप्रिंट लेकर आते हैं। ब्लूप्रिंट क्या होता है, एक संरचना होती है कि पूरे साल में बच्चे को किस तरीके से एजुकेशन दी जानी चाहिए, तो वो क्या है, ब्लूप्रिंट है। और ये क्या है, स्कूल और टीचर्स सभी के लिए होता है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड पॉइंट। The second national curriculum framework was published by the NCERT in 1988। यानी कि जो सेकंड करिकुलम फ्रेमवर्क है वो कब आया, 1988 के अंदर आया। और कौन लाया, एनसीईआरटी, क्योंकि देखिए जो एनसीएफ लाने का काम है, उसमें वर्क करने का काम है, वो किसका, एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट। In 1988, NCERT prepared the National Curriculum Framework for School Education based on the recommendations of NPE 1986। यानी कि जो NCERT 1988 के अंदर NCF लेकर आई, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लेकर आई जो बच्चों के लिए, वो किस पे बेस्ड था, वो NPE 1986 जो आया था उसके जो रिकमेंडेशंस आए थे उसके ऊपर बेस है ये। रिकमेंडेशंस क्या होते हैं, जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो क्या होती है, महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो कोई भी पॉलिसी एक्सप्लेन करती है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर। जैसे कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट हमारा एजुकेशन है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। तो देखिए फिफ्थ पॉइंट में आपको दिया हुआ है, द सेकेंड एनसीएफ वॉज रिलीज्ड with a focus on the integration of science and technology in the curriculum। यानी कि जो एनसीएफ आया है, सेकेंड एनसीएफ 1988 का, इसका फोकस किस पे था, इसका फोकस था साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। जो 1975 है, 1975 के जो
करिकुलम है उसके अंदर क्या पॉइंट लाया गया, उसमें इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का जो पॉइंट है वो लाया गया, यानी कि ईवीएस की बात की गई। और जो 1988 है इसके अंदर क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाई जानी चाहिए। ये सीटेट के बच्चों के लिए और जो टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि क्या डिफरेंस है इन एनसीएफ में। अगर आपसे ईवीएस पूछा जाएगा कि ईवीएस को एनसीएफ में बात की गई है तो वो क्या है, 1975 है, और अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात होती है तो वो 1988 का करिकुलम फ्रेमवर्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 पॉइंट। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1986 द कंट्री एज अ होल had a national policy on the education NPE 1986 which envisions national curriculum framework as a means of modernizing education। यानी कि जो फर्स्ट टाइम 1986 की जो एनईपी आई थी उसमें क्या है कि एक नेशनल पॉलिसी लाई गई जो कि क्या है, एक पूरी कंट्री की बात कर रही है, पूरे होल की बात कर रही है। यानी कि एक कंट्री को आप एक तरीके से एक मान रहे हो और उन जो भी आप विजन लाओगे, जो भी आप चीज़ें लाओगे वो सभी के लिए होगी एक कंट्री के अंदर, और हर एक टॉपिक के ऊपर वो उसमें बात भी की गई। तो देखिए इसमें जो है लाया गया, इसमें फर्स्ट टाइम किस चीज़ के लिए बोला गया, मॉडर्नाइजेशन के लिए बोला गया कि जो एजुकेशन है वो क्या है, मॉडर्नाइजिंग होनी चाहिए। मॉडर्नाइजिंग का मतलब क्या होता है, मॉडर्नाइजिंग का मतलब होता है आधुनिकीकरण। यानी कि आज के टाइम पे, ये तो 1986 से हम कर रहे हैं ना बात, तो यानी कि 1986 के टाइम पे भी उन्होंने बोला कि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी आई है नई नई, वो क्या है बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाई जानी चाहिए, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था। तो उन टेक्नोलॉजी से बच्चों को नोन करवाएं, आप उनको उसकी जानकारी दें और बच्चों को वो चीज़ें प्रैक्टिकल वे में भी आनी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसका। तो देखिए इसमें जो 7th पॉइंट आप लोगों को दिया हुआ है, इट प्रपोज्ड अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडियाज geographical and cultural diversity while ensuring a common core values and a comparable standards of education। यानी कि इसने क्या प्रपोज किया, इन्होंने प्रपोज किया कि जो एक हमारे राष्ट्रीय प्रणाली है, राष्ट्रीय प्रणाली में क्या होने चाहिए, कॉमन कोर वैल्यूज। कॉमन कोर वैल्यूज का मतलब क्या होता है, समान बुनियादी मूल्य। यानी कि जो सबके जो एक होता है ना नैतिक मूल्यों की बात जैसे हम करते हैं, तो वो क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अगर बेनिफिट भी मिल रहा है तो सबको एक जैसा बेनिफिट मिलना चाहिए, है ना। तो ये इससे बात की गई। एंड अ कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें कि कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन का क्या मतलब हो गया, तुल्य मानक। यानी कि जिसमें क्या है, आप क्या एजुकेशन के जो तुल्य मानक बना सकें, कंपेरेबल स्टैंडर्ड्स बना पाएं, जिसमें कि आप क्या देख सके कि किस बच्चे को या किस पर्सन को किस तरीके की एजुकेशन मिल रही है और किस तरीके की मिलनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, उसको हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता। तो हमारा क्योंकि देश है इसमें क्या है, डाइवर्सिटी है ना, ज्योग्राफिकल भी है, कल्चरल भी है, अलग अलग जगह है, अलग अलग कल्चर है। तो हर एक जगह पर अलग तरह के जो लोग रहते हैं उन सबको क्या है, एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसी के लिए हमने बात की कॉमन कोर वैल्यूज़ की, क्यों जो वैल्यूज़ हैं हम एज अ कॉमन कोर उनको हम लेके चले। कोर का मतलब क्या होता है, जिसमें सब कुछ हो, है ना, वो ही कोर वैल्यूज़ होती है, और कंपेयर भी हम कर सकें। और देखिए इसमें यहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी की बात इसलिए हुई है क्योंकि हम ये नेशनल लेवल पर बात कर रहे हैं, नेशनल सिस्टम की हम बात करें, ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं है। तो इसलिए जो इंडिया के अंदर अलग अलग जगह है, अलग अलग कल्चर है, उन सभी लोगों को हमें क्या है, एक साथ लेकर चलना है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम 8 पॉइंट। इट एम्फसाइज्ड अ रेलिवेंट, फ्लेक्सिबल एंड लर्नर सेंटर्ड करिकुलम। यानी कि इन्होंने क्या कहा, किस चीज़ पर जोर दिया, एक तो जो आपका करिकुलम आप पढ़ा रहे हो, पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हो, क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, यानी कि वो किससे है, वो कनेक्टेड होना चाहिए लाइफ से। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि उसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। अगर हम लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि लर्नर सेंटर्ड क्या हो गया, बाल केंद्रित, जो हम चाइल्ड सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, तो उसमें अगर बच्चे की नीड है कुछ एक्स्ट्रा जानने की, या अगर मान लीजिए कोई कोर्स ज़्यादा है और बच्चे का लेवल कम है, तो हम उसको क्या हम कम भी कर सकते हैं। तो ये कम और ज़्यादा करना क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन,
कि हम करिकुलम में कुछ घटा भी रहे हैं, कुछ बढ़ा भी रहे हैं। तो इसलिए जो हमारे करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए। ये किसने बोला, ये एनसीएफ 1988 ने बोला। और ये वैसे भी ये हर एक एनसीएफ में आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 9th पॉइंट में। नेक्स्ट है इसमें 9th पॉइंट, इट रिकमेंडेड अ कॉमन कोर कंपोनेंट इन स्कूल एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री। यानी कि इन्होंने क्या बोला, देखिए कॉमन कोर कंपोनेंट की बात हो रही है, यानी कि जो भी आप कंपोनेंट्स पढ़ा रहे हैं, जो भी कंटेंट आप पढ़ा रहे हैं बच्चे को, वो क्या है, कॉमन होना चाहिए एक स्कूल के। और वो आपकी इन कंट्री में चाहे आपके 500 स्कूल्स है, 1000 है या 2000 स्कूल है, और वो सभी स्कूल्स में क्या होगा, वो कॉमन होगा। ऐसा नहीं है कि हर एक स्कूल अपना अलग अलग करिकुलम लेके बैठा है या हर एक बच्चे को हर एक स्कूल में अलग अलग पढ़ाई कराई जा रही है। जो उनका मोटिव है वो सेम होता है। समटाइम्स हम देखते हैं कि जैसे प्राइवेट स्कूल्स हैं, वो छोटे बच्चों की किताबें अलग अलग लगा देते हैं, बट उनका मोटिव क्या है, उनका मोटिव वही है कि वो एजुकेशन उनको प्रोवाइड करनी है, जैसे इंग्लिश की नॉलेज, लैंग्वेज नॉलेज बच्चों को देनी है, हिंदी की, इंग्लिश की। और जब वो बच्चे अगर सीबीएसई से जुड़े हुए हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, तो वो उनका जो लेवल है वो 9-10 तक आता है, तो सब एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं वो, है ना। तो वो प्राइवेट स्कूल्स को भी वो बच्चों को एनसीईआरटी करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको बच्चों को एनसीईआरटी लेवल पर बोर्ड के लिए तैयार करना है। तो वो प्राइवेट बुक्स अगर सभी स्कूल्स अपने अपने ले लेंगे, अलग अलग बुक्स ले लेंगे, और उसका एनसीईआरटी से कोई मतलब नहीं होगा, तो फिर उस बच्चा उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएगा। नेशनल लेवल जो हम बात कर रहे हैं, नेशनल करिकुलम यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, तो उस लेवल तक बच्चा नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए जितने भी स्कूल्स होंगे कंट्री के अंदर, उनमें क्या है, कॉमन कोर कंपोनेंट की बात की गई थी। नेक्स्ट आता है इसमें 10th पॉइंट, एनसीएफ 1988 स्टेटेड दैट द साइंस करिकुलम मस्ट बी लर्नर सेंटर्ड। यानी कि जो 1988 का एनसीएफ है, उसने क्या बोला कि जो साइंस है वो क्या होनी चाहिए, लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। डेवलप्ड वेल डिफाइंड एबिलिटीज इन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन्स, जिससे कि क्या होगा कि जो बच्चे के कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन है वो अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। अगर ब्लूम टैक्सोनॉमी का आपने नाम सुना होगा, तो उस डोमेन के अंदर क्या है, आपके 3 डोमेन्स आते हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के अंदर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन। तो कॉग्निटिव जो होता है वो हमारा क्या है, माइंड से जुड़ा हुआ है। जो हमारा अफेक्टिव है वो हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। साइकोमोटर डोमेन्स होता है जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटीज होती है। तो इन सभी चीज़ों का जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाए, तो इसीलिए क्या है कि हमें करिकुलम इस तरीके से बनाना है। साइंस करिकुलम स्पेशली यहाँ बात की गई है, लर्नर सेंटर्ड बनाना है, जिससे कि बच्चे के तीनों डोमेन्स जो है वो डेवलप हो पाए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम 11th पॉइंट। अब देखिए 11th पॉइंट में आपको दिया हुआ है द 1988 NCESE। अब देखिए ये जो वर्ड है, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपसे बात की थी NCESE की, जिसको हम बोलते हैं नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये अभी आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगा नेक्स्ट पॉइंट में। तो the 1988 NCESE suggests that science education should aim at developing well-defined abilities in cognitive, affective and psychomotor domain। ये जो अभी हमने प्रीवियस पॉइंट में बात की थी कि जो हमारा करिकुलम है उसको हमें इस तरीके से बनाना है ताकि जो बच्चे को साइंस एजुकेशन मिल पाए और उसका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन डेवलप हो पाए, सच एज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, क्रिएटिविटी, ऑब्जेक्टिविटी, द करेज टू क्वेश्चन एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी। जिससे कि उनकी क्या, अगर देखिए तीनों डोमेन्स इंक्रीज होते हैं, तो तीनों डोमेन्स इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है कि जो बच्चे की जो स्पिरिट है इंक्वायरी करने की, यानी कि पूछताछ करने की, क्वेश्चन, बच्चे जितने क्वेश्चन पूछते हैं उतनी उसकी क्वेरी सॉल्व होती है, तो वो बच्चे के इंक्रीज होता है। क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर आती है, यानी सृजनात्मकता आती है। ऑब्जेक्टिविटी बच्चे के अंदर आता है, वो बच्चों को चीज़ें बच्चा समझने लगता है। एंड द करेज टू क्वेश्चन एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, यानी कि जो बच्चा है क्वेश्चन पूछने का जो करेज होता है। देखिए क्वेश्चन भी हर एक बच्चा नहीं पूछ सकता। अगर क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं तो जरूरी नहीं है कि 20 बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे भी होंगे जो चुपचाप बैठे रहते हैं, जो आपने पढ़ा दिया, जो अगर उनको समझ में नहीं भी आया तो वो नहीं पूछते। तो जो एक करेज जो क्वेश्चन है वो भी बच्चे के अंदर डेवलप होता है। एंड एस्थेटिक सेंसिबिलिटी, एस्थेटिक सेंसिबिलिटी क्या होती है कि किसी चीज़ को पहचानना कि वो किस तरीके की है,
वो अच्छी है, वो खराब है, वो किस तरीके की सेंस वो दे रही है वो चीज़, है ना। एक एस्थेटिक होता है किसी चीज़ को अच्छा, अगर मान लीजिए कोई फूल है आपके आगे, कोई फ्लावर रखा हुआ है, गुलाब का फूल है, तो वो बहुत सुंदर है, वो महक रहा है, ये आपको ये कैसे पता चला, ये आपकी एस्थेटिक सेंसिबिलिटी से आपको अब पता चला है। तो ये आपका 11th पॉइंट था। नेक्स्ट देख लेते हैं 12th पॉइंट। द 1988 नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन NCESE also recommends that journal science should be a compulsory subject up to class 10। तो ये देखिए 1975 ने भी बोला था कि जो 10th क्लास तक है उसमें क्या है कि जर्नल साइंस है वो कंपलसरी होनी चाहिए। तो सेम पॉइंट ही यहाँ पे आया है ये, क्योंकि मैंने आपको यही बताया था कि जो NCF है, NCF का जो अपर लेवल होता है उसके अंदर जो प्रीवियस लेवल के पॉइंट्स होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, प्लस जो उसमें नई चीज़ की बात की होती है वो इंक्लूड होता है। तो इसलिए हमने 1975 के NCF में भी पढ़ा था ये वाला पॉइंट कि क्लास 10 तक क्या है, जनरल साइंस कंपलसरी होनी चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 13 पॉइंट। देखिए 13 पॉइंट कहता है एट द प्राइमरी स्टेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years क्लास 1 एंड क्लास 2 स्टडी ऑफ साइंस शुड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। अब देखिए 1975 ने भी बोला था कि जो आपकी प्राइमरी स्टेज है, प्राथमिक स्तर है, और उसके जो 2 साल होते हैं यानी कि क्लास 1 और क्लास 2, ये 2 साल हो गए, उसमें क्या है कि आपको बच्चे को साइंस पढ़ाई जानी चाहिए। और किस फॉर्म में होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की फॉर्म में वो होनी चाहिए, यानी कि EVS, पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट आ जाता है 14 पॉइंट। इन क्लास 3rd, 4th, 5th इट शुड बी वन ऑफ द 2 parts ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। यानी कि अगर हम क्लास 3rd, 4th और 5th की बात करें तो उसमें क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के 2 parts होने चाहिए। तो ये 2 parts कौन से हैं, 1 डिनोटेड टू साइंस एंड द अदर टू सोशल स्टडीज़। ये भी हमारे NCF 1975 में बात की गई थी कि जो आपके 3rd to 5th का स्टैंडर्ड है उसमें उसमें जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है 2 parts में डिवाइड होना चाहिए, जिसमें एक साइंस है, एक सोशल साइंस है। यानी कि एक के अंदर आप साइंस के बारे में ही बता रहे हो, नेचुरल चीज़ों के बारे में बता रहे हो, एक सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ में आप क्या बताते हो, आपके जो सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में बच्चे को सिखाते हो कि यानी कि सोशल होना आप बच्चे को सिखा रहे हो, सामाजिक होना बच्चे को सिखा रहे हो आप। नेक्स्ट आ जाता है 15th पॉइंट। तो देखिए 15th पॉइंट है हमारा एट अपर प्राइमरी स्टेज क्लास 6 to 8। अब ये देखिए अपर प्राइमरी स्टेज की बात हो रही है, तो इसमें क्या है 6 to 8 की बात हो रही है। लर्नर इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट एंड स्ट्रेंथन द एबिलिटीज एक्वायर्ड एट द प्राइमरी स्टेज। यानी कि इस स्टेज में क्या है, 6 to 8 की जो बात हो रही है कि जो बच्चे ने प्राइमरी स्टेज में जो नॉलेज ली है, जो भी उसने सीखा है, उसको हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्ग और बनाना है, उसको और अच्छा बनाना है, उस नॉलेज को और आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। साइंस एजुकेशन एट दिस स्टेज शुड हेल्प द लर्नर टू डेवलप स्किल्स ऑफ मैनिपुलेशन, हैंडलिंग सिंपल साइंस इक्विपमेंट एंड डिजाइनिंग ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू सीक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। यानी कि जो ये स्टेज है, कौन सी स्टेज की बात हो रही है, 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पे, कि जो बच्चे हैं उनको क्या साइंस पढ़ाया जाना चाहिए, उनको सिखाया जाना चाहिए, जिससे उनके अंदर क्या डेवलप होगा, स्किल ऑफ मैनिपुलेशन। अब देखिए स्किल ऑफ मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, स्किल ऑफ मैनिपुलेशन का मतलब होता है कि जिसमें आप चीज़ों को समझ पाएँ, अलग अलग तरीके से समझ पाएँ। ये नहीं कि आप एक सीधे बस एक चीज़ को देख रहे हैं तो बस वैसे ही होगा, उसको आप अलग अलग तरीके से करना सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप मैथ के फॉर्मूलाज हैं या मैथ का कोई सम आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो सम कितने तरीके से सॉल्व हो सकता है, तो ये आप क्या होगा, मैनिपुलेशन, स्किल ऑफ मैनिपुलेशन, कि आप उस सम को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एंड हैंडलिंग सिंपल साइंस इक्विपमेंट। तो देखिए सिंपल साइंस इक्विपमेंट होते हैं हमारे, जैसे कि मान लीजिए आप कोई साइंस लैब में जा रहे हैं और वहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हैं, तो उन जो चीज़ें वहाँ पे होती हैं, जो केमिकल्स वहाँ पे होते हैं या कोई और चीज़ आप बच्चे को दिखाना चाहते हैं, तो वो क्या है, बच्चे को हैंडल करना आना चाहिए। और सिंपल और वो क्या होते हैं 6 to 8 के लेवल में बहुत ज़्यादा हार्ड तो होते नहीं है, तो सिंपल ही होते हैं ना वो चीज़ें। तो वो सिंपल साइंस इक्विपमेंट बच्चा एटलीस्ट उनको यूज़ करना सीख पाए। और उसको यूज़ करने का मतलब क्या होगा कि बच्चा क्या कर रहा है, एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज ले रहा है उस चीज़ की, क्योंकि साइंस में क्या बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है।
एंड डिजाइनिंग ऑफ सिंपल एक्सपेरिमेंट्स टू सीक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमिना। यानी कि इसमें क्या है कि सिंपल एक्सपेरिमेंट्स की भी बात हो रही है कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट्स बच्चे के लिए डिज़ाइन किए जाएं जिससे कि बच्चा जो नेचुरल फिनोमिना है किसी भी चीज़ का उसको आसानी से सीख सके। अगर कोई आप दो केमिकल का रिएक्शन बच्चे को करना सिखा रहे हो तो वो क्या है, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट के थ्रू होना चाहिए जिससे कि बच्चा उसको आसानी से सीख सकता है। नेक्स्ट आ जाता है 16th पॉइंट। एट द सेकेंडरी स्टेज क्लासेस 9 to 10th। अब देखिए सेकेंडरी स्टेज की बात हो गई है, यहाँ पे 9th और 10th की हो गई है। द एम ऑफ टीचिंग साइंस वुड बी प्राइमरली डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू द लर्निंग ऑफ की कॉन्सेप्ट विच कट अक्रॉस ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ साइंस। यानी कि जो आपका 9th और 10th के लेवल की बात हो रही है, इसमें क्या है कि बच्चे को हमें इस तरीके से नॉलेज देनी है साइंस की, उस तरीके से उसको चीज़ें सिखानी है कि वो अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सके, उसको वो एबिलिटी उसके अंदर आ सके समस्याओं का समाधान करने की, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी उसके अंदर आ सके। अगर मान लीजिए आपने बच्चे के आगे 4 केमिकल रखे हैं और 2 रिएक्शन उसको करने हैं, तो वो उसको पता होना चाहिए कि किस 2 केमिकल से उसको रिएक्शन करना है, 2 केमिकल को उसको यूज़ करना है जिससे कि एक रिएक्शन होगा और उससे एक रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो ये क्या डिसीजन मेकिंग है ये। तो बच्चे को इस तरीके से चीज़ों को हमें सिखाना है। और ये कैसे हो सकता है, जब हम साइंस की नॉलेज बच्चे को अच्छे से दे पाए, उसके कॉन्सेप्ट, उसके जो संप्रत्यय हैं विज्ञान के, वो बच्चे को अच्छे से सिखा पाए। तो ये था NCF 1988 जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। 1975 आप लोगों को फिर मैं क्लियर कर रही हूँ कि जो 1975 NCF है वो EVS के लिए था, स्पेशली उन्होंने EVS को ही एक्सप्लेन किया था पूरा। बट जो 1988 का था उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनका पूरा बताया गया कि टेक्नोलॉजी को आपको लाना है एजुकेशन के अंदर, मॉडर्नाइजेशन उसको अंदर आपको करना है, मॉडर्नाइज एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करनी है। तो ये दोनों जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया और आने वाली वीडियोस में और भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, तो वो सब आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये सारे जो NCF मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को अगर कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता रहे कि आप जो बच्चे हैं उनको किस तरीके का लग रहा है, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ वीडियोस, जो PDF में बनाती हूँ वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बनाती हूँ ताकि बच्चों को वो अच्छे से क्लियर हो जाए, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो और इन फ्यूचर भी उनको वो काम आ सके, वो उसको ईजिली पढ़ सके। क्योंकि देखिए जब हम बात करते हैं DED, डाइट या फिर BEd की बात कर रहे हैं, MEd की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है बच्चों को पूरा लिखना होता है आंसर, लंबे लंबे आंसर्स बच्चों को लिखने होते हैं। तो वो आंसर तभी लिख सकते हैं जो वो डिटेल में उन्होंने पढ़ा हो, ठीक है ना। जो CTET होता है या फिर अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें क्या है कि उनको लिखना नहीं पड़ता है इतना लंबा, तो वो सिर्फ पॉइंट भी अगर सुन लेते हैं तो उनके काम आ जाता है। बट इसके अंदर जो आपके कोर्सेज होते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज, इसमें आपको डिटेल में लिखना पड़ता है, तो उसके लिए डिटेल में पढ़ना भी ज़रूरी है। और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों के लिए जितना इजी हो सके उतनी इजी लैंग्वेज में लेकर आऊँ ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। और जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ या फिर कर चुकी हूँ उससे रिलेटेड आपको कोई कुछ पूछना है या फिर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक पढ़ना जो मैंने अभी तक शेयर नहीं किया है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। बाकी आपको जो प्लेलिस्ट है उस पर जाकर सारे वीडियोज़ अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी आपकी प्लेलिस्ट, जो भी आपका कोर्स है, जैसे आप CTET की तैयारी कर रहे हैं या DED की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि लर्निंग एंड टीचिंग है, आपको वो पढ़ना है, नॉलेज एंड करिकुलम है BEd सेकेंड ईयर में, तो वो अगर आपको पढ़ना है तो अलग अलग सब्जेक्ट्स मैंने आपको उस पर नाम लिखा हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आपकी जो भी प्लेलिस्ट है उस पर आप जाइए, अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए और मेरे साथ आप सभी इसी तरीके से बने रहिए। आप लोगों के लिए मैं नई नॉलेज लाती रहूँगी। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक यू, धन्यवाद, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।